नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान में छिपे आतंक के जो टेरर कैंप्स थे उनके ऊपर हमला किया और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत उन सभी कैंप्स को 9 अलग अलग लोकेशंस पर स्थित वो कैंप्स जो थे उन कैंप्स को मार गिराया। अब इसके ऊपर आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे। कल भी हमने अपना एनालिसिस देने की जगह जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी आर्म फोर्सेस के द्वारा, जो इंफॉर्मेशन उनके द्वारा शेयर की गई थी विथ विजुअल्स, वो हमने शेयर करना ज्यादा जरूरी समझा क्योंकि वो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, तो उसको जानना बेहतर है। तो उसी के चलते अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मोटा मोटी ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत क्या हुआ है। अब यहाँ पर उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और साथ ही में पाकिस्तान में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से ही एक पाकिस्तानी है जिसने वहां का ही प्रोपोगेंडा जो है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, उसको भी यहाँ पर देखेंगे और साथ ही में शहबाज शरीफ का भी बयान सुनेंगे। अंत में यूके की एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रीति पटेल, उसने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उसके चलते, तो उसी के ऊपर नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसमें अगर उसकी हाइलाइट्स देखें तो 9 अलग अलग लोकेशंस पर प्रिसीजन स्ट्राइक की गई और वहां पर जो भी टेरर कैंप्स चल रहे थे, चाहे वो जैश ए मोहम्मद का टेरर कैंप हो या फिर लश्कर ए तोयबा का टेरर कैंप हो, उन सब टेरर कैंप्स को तबाह कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने की, याद रखने की, वो ये है कि 9 अलग अलग लोकेशंस जो टारगेट किए गए हैं उसमें से कुछ लोकेशंस पीओके के अंदर हैं, यानी कि एलओसी और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उनके बीच में है, और कई सारे ऐसे भी टेरर कैंप्स थे जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, जैसे कि बावलपुर में और अन्य जगहों पर, उनके ऊपर भी हमला किया गया है। और इंटरेस्टिंगली डीजी आईएसपीआर ने भी ये कबूल किया कि ये जो अटैक्स, ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं भारतीय सेनाओं के द्वारा, वो स्ट्राइक्स भारत की टेरिटरी के अंदर से ही एग्जीक्यूट की गई थी, जिसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी इंडियन फाइटर जेट इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके, एलओसी क्रॉस करके उधर नहीं गया है। तो ये डीजीआईएसपीआर, यहाँ के पाकिस्तान की जो डीजीआईएसपीआर है, उन्होंने खुद ये कबूल किया है। उनका खुद का स्टेटमेंट है जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी चलता हुआ देख सकते हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस प्रकार की स्ट्राइक्स की गई हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, और उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 से 90 लोग मारे गए हैं। कुछ एनालिस्ट ये भी बता रहे हैं कि तकरीबन 200 जितने लोग इसमें खत्म हो चुके हैं। अब उनकी जो बात है, वो जो एनालिस्ट हैं जो 200 का आंकड़ा दे रहे हैं, वो भी गलत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए गए हैं और जिस मात्रा में किए गए, जिस प्रपोर्शन में किए गए और जिन जगहों पर किए गए, वो जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग, खास करके ये जो आतंकवादी हैं, उनकी ट्रेनिंग चलती थी, उनको ब्रेन वॉश किया जाता था। तो ऐसे जो लोकेशन थे उनको ध्यान में रखकर उसके ऊपर स्ट्राइक किए गए हैं। तो इसके लिए पहले बहुत ही सारा इंटेलिजेंस गैदर किया गया होगा सेनाओं के द्वारा, और जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, आरएनएडब्ल्यू है, अजीत डोवल जी है, उन सब के द्वारा इसके ऊपर एक पूरा प्लान ऑलरेडी तैयार किया गया होगा कि कहां कहां पर टेरर कैंप्स चल रहे हैं, जहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं भारत में और यहाँ पर हमले करवाए जाते हैं। चाहे वो 2008 का मुंबई टेरर अटैक हो, या फिर पहलगाम अटैक हो, या फिर रियासी अटैक हो, या फिर अन्य कोई पुलवामा जैसा अटैक हो, तो इन सभी अटैक्स के लिए जो ट्रेनिंग अलग अलग आतंकवादियों को दी जा रही थी अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, चाहे वो जेईएम हो, चाहे वो एलईटी हो, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन सभी के जो टेरर कैंप्स थे, जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनके ऊपर पहले इंफॉर्मेशन गैदर की गई और बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनको टारगेट किया गया, जिसमें सिविलियंस की जान नहीं गई है, उसमें वही लोग मारे गए हैं जो उन ट्रेनिंग कैंप्स में थे। अब उसमें मसूद अजहर की भी पूरी फैमिली, जो कि जैश ए मोहम्मद का सरगना है, वो उसकी पूरी फैमिली, जिसमें 10 उसकी फैमिली मेंबर्स थे और 4 उसके क्लोज बताए जा रहे हैं, 14 लोग उसके करीबी खत्म हो चुके हैं। अब वो क्यों खत्म हुए होंगे, तो इसके ऊपर रोना धोना लोगों का चल रहा है, लेकिन बात बहुत ही स्पष्ट है कि वो लोग भी इसी जैश ए मोहम्मद के जो पूरा टेरर नेटवर्क था उसका पार्ट थे और उसमें अपना योगदान दे रहे थे, अपना रोल प्ले कर रहे थे, तो वो भी उसमें मारे गए हैं। अफसोस की बात है, या फिर कहें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मसूद अजहर जिंदा रह गया, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। तो अब उसको ये समझ में आएगा कि किस तरह से जिन लोगों के परिवारों को मार दिया जाता है,
इनके आतंकियों के द्वारा उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उन परिवारों के ऊपर क्या बीतती होगी, ये फील करने के लिए अब उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन कुछ ना कुछ वो आने वाले समय में जरूर करेगा। थोड़ा बहुत छटपटाएगा भी, लेकिन हमारी सेना की नजर भी है और साथ ही में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी नजर कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर लगी हुई है। अब बात करें अगर प्रेसिडेंट स्ट्राइक की, तो कुछ समय पहले, तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले ये न्यूज आए थे कि भारत में मोसाद आया था। मोसाद की एक टीम आई थी भारत में और उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स हैं उनके साथ या फिर एनएस अजीत डोवल जी के साथ या इन लोगों के साथ मीटिंग्स की थी। ये जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट स्ट्राइक है, इसकी कैपेबिलिटी इसराइल के पास है, जिसको हमने बार बार होते हुए देखा है, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो सीरिया में हो। इन सब जगहों पर हमने एग्जांपल्स देखे हैं कि किस तरह से प्रेसिडेंट स्ट्राइक के थ्रू वो लोग आतंकवादियों को खत्म करते हैं। अब गाजा में जो हाल में सिनेरियो चल रहा है वो पूरा ही अलग है, उसको पूरी तरह से रिमूव करना है, क्योंकि पूरे गाजा में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ है, तो उसी के चलते वो लोग वहां पर गाजा में ऑपरेशंस कर रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, डिस्कशन फॉर अ डिफरेंट वीडियो, तो उसके ऊपर बाद में अलग वीडियो में बात करेंगे। वापस आते हैं ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक्स की गई है अंडर ऑपरेशन सिंदूर, उसके ऊपर। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सबसे पहले हम उन सभी आर्म फोर्सेस के लोगों को साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं। साथ ही में नरेंद्र मोदी जी, एनएस अजीत डोवल जी और जो भी अन्य इसमें इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द बॉर्डर रीजन्स एज वेल एज सम अदर स्टेट्स, उन सभी का भी साधुवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, जिसके चलते कल अमित शाह जी ने उन लोगों के साथ भी मीटिंग की थी, इंक्लूडिंग एलजी मनोज सिन्हा। तो उन सभी का भी हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब उसमें कुछ बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स हैं और कुछ नॉन बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स भी हैं। मेन जो श्रेय जाता है वो इंडियन आर्म फोर्सेस और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको जाता है, क्योंकि उन लोगों की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस और पूरी स्ट्रेटेजी के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि कोई भी भारत का सैनिक या इंडियन आर्म फोर्सेस का कोई भी सोल्जर, कोई भी ऑफिसर विदाउट एनी हार्म वापस आ जाए। ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके 9 अलग अलग लोकेशंस पर स्ट्राइक करके, तो इंडियन एयरफोर्स ने ये स्टेटमेंट दे दिया था कल मॉर्निंग में ही, कि कोई भी आर्म फोर्सेस का जवान जो इसमें इन्वॉल्व था उसमें से कोई भी किसी को भी हानि नहीं पहुंची है। तो जिन्होंने अटैक किया वो सभी सही सलामत वापस आ गए थे। इसके ऊपर से आते हैं जो पाकिस्तान में नैरेटिव चलाया जा रहा है उसके ऊपर। तो पाकिस्तान में ये नैरेटिव चल रहा है कि 5 अलग अलग जो फाइटर जेट से उनको, भारत के फाइटर जेट से उनको मार गिराया गया है। लेकिन ये बात फिर से डीजीआईएसपीआर का जो स्टेटमेंट था उससे ही स्पष्ट हो जाती है कि गलत है। डीजीआईएसपीआर ने खुद कहा था कि इंडियन टेरिटरीज उन्होंने क्रॉस नहीं की थी, तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि वहां पर कोई भी इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर गया हो। तो ये बात उन लोगों ने, उनके डीजीआईएसपीआर ने स्पष्ट की है। तो ये जो पूरा एक फॉल्स नैरेटिव चल रहा है, फेक नैरेटिव चल रहा है कि 5 भारत के फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, वो पूरी तरह से गलत है। उसको कॉन्स्टेंटली हमने और बहुत सारे लोगों ने काउंटर किया है। तो उन लोगों का भी, वो भी जो सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर है, ट्विटर पर है, व्हाट्सएप पर है, टेलीग्राम पर है, उन सभी जगहों पर जो भी लोग हैं जो इन नैरेटिव्स को, फॉल्स नैरेटिव्स को काउंटर करने में लगे हैं भारत की साइड से, वो भी अपने आप में योद्धा है भारत के। तो उन लोगों का भी हम यहाँ पर साधुवाद करते हैं। उन लोगों ने भी नैरेटिव को काउंटर करने में, अभी भी वो कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए कॉन्स्टेंटली वो लोग कार्यरत है, इंक्लूडिंग अस। तो उन सभी का हम साधुवाद करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर नैरेटिव चल रहा है कि पाकिस्तान ने 5 फाइटर जेट्स मार गिराए, उसको लेकर शहबाज शरीफ ने भी ब्रैग किया है, लेकिन उसमें वो लोग ये बात छुपाना चाहते हैं कि किस तरह से भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइक करके 21 मिसाइल्स मारी है, जिनमें से एक भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाई है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा, जिसके चलते वो सभी एग्जैक्टली वहीं जाकर लगी है जिसके लिए वो इंटेंडेड थी, जहां पर वो लगनी चाहिए थी वहीं पर जाकर लगी है। 9 अलग अलग लोकेशंस पर, इनसाइड पीओके एज वेल एज इनसाइड पाकिस्तान। ये 1971 के बाद पहली बार है जब इस प्रकार की घटना हुई है, जहां पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में अंदर अटैक किया है, पाकिस्तान के डीप इनसाइड अटैक किया है और सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट किया है। दैट इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1971 ये चीज एग्जीक्यूट हो पाई है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए या फिर उसको सप्रेस करने के लिए, अपनी जो खामियां हैं उनको सप्रेस करने के लिए, ये बात को, ये फॉल्स नैरेटिव को पुश किया जा रहा है कि 5 जो फाइटर जेट्स है उनको मार गिरा है। सुनिए शहबाज शरीफ का वो स्टेटमेंट। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको
इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती जनाब स्पीकर। तो जैसे कि आपने सुना, पाकिस्तान का जो पीएम है शहबाज शरीफ, उसने वहां की पार्लियामेंट में एकदम जोरों शोरों से उसने स्टेटमेंट दिया कि 5 एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरक्राफ्ट, इंडियन फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है और उसका एक्सपोज खुद वहां के एक पाकिस्तानी ने किया। सुनिए वो बयान। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आध ही गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाह ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम बूट पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है, कोई ऐसी। तो इसी प्रकार से जो भी वीडियोस और फोटोग्राफ्स और वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो सभी फेक है या तो फिर पुराने हैं। वो इस ऑपरेशन सिंदूर से रिलेवेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है। जो भी फाइटर जेट्स इसमें इन्वॉल्व थे वो सभी सही सलामत वापस अपनी जगह पहुंच गए हैं और सभी पायलट्स भी सही सलामत हैं। तो उसके चलते उन सभी लोगों को हम सल्यूट करते हैं, बिकॉज दे एग्जीक्यूटेड दिस एक्सीलेंटली विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्सेस। तो ये एक बहुत ही उम्दा बात है। इसकी गहराई आप समझ नहीं पाएंगे। इसको अगर समझना है तो रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, इजराइल के साथ हिजबुल्लाह का वॉर चल रहा है, ईरान का भी वॉर चल रहा है। तो उसी में कितने सारे लोग अभी तक मारे गए हैं। तो उनकी आर्म फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, फिर भी ये चीजें हो रही हैं। तो इससे शायद आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पाए कि किस तरह से विदाउट गेटिंग हर्ट, विदाउट अ सिंगल इंडियन आर्म फोर्स ऑफिशियल गेटिंग हर्ट, ये जो ऑपरेशन पूरा था उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो उसी के चलते हम फिर से एक बार सभी भारतीयों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस, पीएम नरेंद्र मोदी, एनएस अजीत डोवल और जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, फ्रॉम मिनिस्ट्रीज टू ब्यूरोक्रेसी टू आर्म फोर्सेस, इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन सभी को हम धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं और उन सभी को हम सैल्यूट करते हैं कि उनकी ये जो स्ट्रेटेजी थी उन सभी ने मिलके जो किया एज अ यूनिट, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही कुठाराघात किया गया है भारत के द्वारा, और वो भी उनके जो टेरर कैंप्स थे उसके ऊपर स्ट्राइक किया गया है। ना ही कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, ना ही कोई सिविलियन मरा है। मरे हैं सिर्फ वही लोग जो इन टेरर कैंप्स में उस समय ट्रेनिंग ले रहे थे, रह रहे थे। उन लोगों की मौत हुई है इसमें। और
इन सब के बीच में यूके की पार्लियामेंट में भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, वहां की एक एमपी प्रीति पटेल के द्वारा, जो रिसेंट में निकल कर आया है। तो सुनिए वो उसने क्या कहा। On the 22nd of April, terrorists brutally killed 26 tourists in Flagnum in a barbaric and savage act of violence. Most victims were killed at point-blank range by gunshots to their heads. My thoughts and prayers were with all those that are affected by this murderous, violent terrorism in Flagnum. This was an act of terrorism, and we must reflect on the fact that Flagnum has joined Mumbai, New Delhi and other places in India that will be forever scarred by an act of terror. Mr. Speaker, this is clearly a precarious moment, and we want to see tensions ease between India and Pakistan. We want to avoid a state-on-state military escalation. We're also clear that India has the right to take reasonable and proportionate steps to defend itself and to dismantle the vile terrorist infrastructure that has caused death and continues to threaten them. And we know that terrorists based in Pakistan threaten India and Western interests. It was the country that Osama bin Laden was hiding in. And because of the long history of violence inflicted by terrorists on India, the UK has in place long-standing security cooperation agreements with India. And in fact, last week in this House, I reminded the government of those long-standing security agreements, why they exist and why they should matter to us here in the UK. Given these links, the UK government should be at the forefront of working with our friends and allies to tackle the terrorist threats that we face collectively. While I know the Minister will not be able to speak about intelligence sharing between UK and India, can he at least confirm whether our intelligence and security services have been in contact with India about the incidents that took place and are supporting their investigations? Has the government provided any specific security assistance to India in the aftermath of the terrorist attack in Kashmir? Could Britain offer specific support that might help avert escalation? Does the Minister agree with the assessment made by India that the Resistance Front, who claim responsibility for the 22nd April attacks, are a front for Pakistan-based terrorist group Lashkar-e-Taiba? Lashkar-e-Taiba are a proscribed terrorist group who have a clear history of committing acts of terror against India and have reported links to Hamas, including reports that Hamas representatives have met with them earlier this year. Can the Minister confirm if the UK government is aware of any cooperation and links between Lashkar-e-Taiba and Hamas? I asked this of the Minister last week and he did not respond, so I'd welcome an answer on this important point today. And does the Minister know which terror groups are currently operating in Pakistan and their links to other terrorist groups that threaten our interests? Last week, the Minister said we are playing our role by trying to ensure that tensions do not escalate. The British government does have a role to play and needs to leverage its influence to help ease tensions. So can the Minister inform the House what are the direct discussions that are taking place between India and Pakistan governments since those attacks 2 weeks ago? Was the UK informed in advance of the actions being undertaken, and does the Minister have a plan to support easing these tensions? The Minister is referring to the Foreign Secretary's calls with counterparts and engagement. Can he give more evidence of those discussions? Have ministers undertaken an assessment of the terrorist infrastructure based in Pakistan? Has the Minister had discussions with the Pakistan government on this matter? And can ministers give assurances that there are sufficient measures in place to ensure that no British aid to Pakistan, either bilaterally or through multilateral sources, has ended up in the wrong hands? With these questions in mind, the diaspora communities here in the UK have strong links to both India and Pakistan, as the Minister has said. So can he give an update on the actions that will be taken to prevent the escalation of tensions impacting on communities in our country? Can he give details of extra consular capacity and support the UK will be given to the High Commissions in both countries and provide consular support to British nationals in Pakistan and India? And finally, will the Minister now be more forthcoming with the House about the government's assessment as to who carried out the terror attack in Kashmir, whether they were working with any other malign actors, and whether he is working through the security implications for the UK? तो इसी प्रकार से यूके से भी स्टेटमेंट निकल कर आया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो जरूरी भी था और काफी ही खूबसूरती से किया गया। तो अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स और एजेंसीज भी भारत की आर्म फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्रीज को, ब्यूरोक्रेसीज को बधाई दे रही है और इसके लिए
प्रेज कर रही हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, लेट इट बी ट्रम्प और मार्को रूबियो और एनी वन फ्रॉम द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान कोई भी मिलिट्री एक्शन इसके सामने ना ले, कोई भी स्ट्राइक भारत में ना करे, नहीं तो इसके जो अंजाम है वो और भी बुरे हो सकते हैं। बात में पूरी तरह से दम है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन पूरा हो गया, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद भारत की आर्म फोर्सेस में से एक चीफ हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था पिक्चर अभी बाकी है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो प्रॉपर स्टेटमेंट पीएम मोदी के द्वारा भी अभी तक नहीं दिया गया है, विच समवेयर हिंट्स, हमको ऐसा लगता है विच समवेयर हिंट्स कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ उसकी या तो पूरी डिटेल्स प्रॉपरली नहीं आई है, खास करके जो कैजुअलिटीज हैं उनके नंबर्स नहीं आए, या फिर ये अभी एस्केलेट होने वाला है। पाकिस्तान के साथ ये जो सिचुएशन है, ये जो टेंशन है, वो और भी ऊपर जाने वाला है। तो हम सभी को तैयार रहना होगा, और जो भी लोग पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑन सोशल मीडिया, लेट इट बी ऑन ट्विटर, लेट इट बी ऑन व्हाट्सएप, लेट इट बी ऑन इंस्टाग्राम, लेट इट बी ऑन फेसबुक, लेट इट बी ऑन टेलीग्राम और यूट्यूब, उन सभी को भी हम साधुवाद देते हैं। इसी तरह से लगे रहें हम सब भी, तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जाएगी। उनका जो एक स्ट्रेंथ था थिएट्रिक्स का, जिसमें वो फेक नैरेटिव को पुश किया करते थे, वो थिएट्रिक्स का जो पूरा उनका स्ट्रेंथ है, उसकी भी हम लोग कमर तोड़ सकते हैं। भारतीय सेना ने और भारत की सरकार ने ये करना शुरू कर दिया है। सिर्फ एग्जीक्यूशन जरूरी नहीं है, थिएट्रिक्स भी जरूरी है। कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, इट वाज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ थिएट्रिक्स। उसमें कैमरा से शूटिंग की गई और उसको दिखाया गया, उसको पब्लिक किया गया कि किस तरह से प्रिसिजन स्ट्राइक्स की गई हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ थिएट्रिक्स। थिएट्रिक्स में पाकिस्तान बहुत ही अच्छा था अभी तक, और साथ ही में एग्जीक्यूशन में बहुत ही पुअर। दूसरी तरफ भारत एग्जीक्यूशन में परफेक्ट था, लेकिन थिएट्रिक्स में मिसिंग था समवेयर। तो भारत ने अपनी तरफ से थिएट्रिक्स वाला जो पार्ट है, जो एस्पेक्ट है, जिसको मार्केटिंग इन सिंपल टर्म्स कहते हैं, उसको काफी बेहतर कर दिया है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से भारत ना सिर्फ परफेक्ट एग्जीक्यूशन कर पा रहा है, लेकिन साथ में जो थिएट्रिक्स है, जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रेस ब्रीफिंग है, अपना जो नैरेटिव है, उसको काफी ही अच्छे से पुश कर पा रहा है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज के सामने और दुनिया के सामने रख पा रहा है, और पाकिस्तान को काउंटर कर पा रहा है। तो इसके लिए भी सभी जो इन्वॉल्व है, आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, गवर्नमेंट, एज वेल एज इंडियंस, भारतीय जो भी इसको काउंटर करने में लगे हैं, इन सभी को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और थैंक यू कहते हैं, साधुवाद करते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही में ऑपरेशन सिंदूर के लिए जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट करना, प्रोत्साहित करना ना भूलें। ये चैनल आप लोगों के ही सपोर्ट से चलता है, आप लोगों के ही सपोर्ट से प्रोत्साहन मिलता है हमको इस प्रकार की खबरें और एनालिसिस लाने के लिए। तो क्यूआर स्कैन करके सपोर्ट जरूर करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।